प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 80 ਅੰਕ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके तो उस लिंक पर क्लिक करके तुसी 9वीं क्लास के हिंदी विषय तो होर विषयों के सैंपल पेपर भी देख सकते हो जी। तो विद्यार्थियों, अगे चलने तो पहला जेकर तुसी मेरे चैनल को हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनों सबसक्राइब जरूर कर देना है जी। यूट्यूब के विच ऑप्शन आ रही है सबसक्राइबर ओनली, तो मैं उसनों ऑन कर रहा हाँ। उसनों ऑन करने तो बाद जिहड़े बच्चों ने मेरे चैनल को सबसक्राइब किया होएगा सिर्फ उन्होंने ही मेरिया अगलियां वीडियोज़ का लिंक मिलेगा। जिन्होंने बच्चों ने चैनल को सबसक्राइब नहीं किया होएगा उन्होंने मेरिया अगलियां वीडियोज़ का लिंक नहीं मिलेगा, तो वो मेरिया अगलियां वीडियोज़ जो मैं पेपर्स दियाँ डाल रहा हाँ वो नहीं देख सकणगे। इसलिए सब तो पहला तुसीं सारे ही बच्चों ने चैनल को सबसक्राइब जरूर करना है जी। सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस करना है, तो बैल आइकन प्रेस करके ऑल द नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना है जी, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। पहला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। हरेक क्वेश्चन विच आपां नूं चार ऑप्शन दित्तियां होईयां हन ते उन्हां चार ऑप्शन विच आपां देखना है कि किहड़ी अपने को सही ऑप्शन है जी। पहला क्वेश्चन है जी, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या है। तो मौखिक भाषा जिहड़ी आपां बोल रहे हाँ तो इसकी आधारभूत इकाई हुंदी है ध्वनि। ध्वनि मतलब आवाज़। अगला है जी, निम्नलिखित में से रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो नीचे चार ऑप्शन दित्तियां हुई हैं, फारसी, नेपाली, फ्रेंच या पंजाबी। तो जो रोमन लिपि दी अपने को है वो लिखी जाने वाली भाषा है वो अपने को है जी फ्रेंच। ग ऑप्शन अपने को आ जाएगी जी। अगला है जी, ये आपां नूं दिता है, वर्ण विच्छेद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उचित है। तो इसका जो उचित अपने को वर्ण विच्छेद है वो आ जाएगा आश्चर्य। तो ये अपने को ग ऑप्शन आ जाएगी। लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है। तो जो लेखन में प्रयोग लिपि चिन्हों को व्यवस्थित रूप को हम वर्तनी बोलते हैं। ग ऑप्शन जो ख ऑप्शन आ जाएगी जी वर्तनी। अगला है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है। तो कबीर के अनुसार जो ईश्वर है वो सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरों के लिए क्या बन जाता है। तो वो दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है जी। पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की। तो पेड़ ने सीख प्राप्त की कि मरण ही धर्म है। नेक्स्ट है जी, 5 मरजीवे कविता में दशम नानक किसे कहा गया है। तो वो कहा गया है जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को। नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित पदाक्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें व दिए गए वैकल्पिक बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला आपां ये जो आपां नूं कुछ पदाक्ष 2 लाइनें दित्तियां हैं इन्हां नूं तुसीं पढ़ लेना है। इन्हां नूं पढ़ के ते आपां जो नीचे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हां दे एक एक करके आंसर देने हैं जी। पहला है कि पदाक्ष में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है। तो वो कही गई है रानी लक्ष्मीबाई जी के फूलों के बारे में बात की गई है। वीर बाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती हुई शहीद हुई। तो वो किसके खिलाफ लड़ रही थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रही थी। पदाक्ष में स्मृतिशाला शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। पर्यायवाची होता है जिसका सेम मीनिंग हो, तो स्मृतिशाला का मतलब होता है यादगार। अगला है जी, पदाक्ष में आहुति शब्द का क्या अर्थ है। आहुति का मतलब होता है बलिदान देना। का ऑप्शन आ जाएगी। आगे है जी, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। मुहावरा है अकल चकराना का क्या अर्थ है। अकल चकराना मतलब कुछ समझ में ना आना। ख ऑप्शन आ जाएगी। लगातार होना निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है। लगातार होना मतलब ताता बदना।
का ऑप्शन आ जाएगी जी मुसीबत पड़ने पर प्रयत्नशील होना। निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का अर्थ है कि मुसीबत पड़ने पर ही जो आदमी है वो प्रयत्नशील होता है? इसमें है आग लगने पर कुआं खोदना। तो ग ऑप्शन आ जाएगी जी अपने को। तो नेक्स्ट है जी निम्नलिखित गंधाक्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें ये देखो अपने को नीचे अपने को 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जी। तो एक एक करके सब दे आप आंसर देवांगे। पहला तुसी ये जो पूरा अपने को गंधाक्ष दिया हुआ है इनू तुसी पढ़ लेना है जी। तो पढ़ के ये जो नीचे 5 क्वेश्चन हैं एक एक करके आप इन्हां दे आंसर देखते हैं कि की इन्हां दे आंसर हो सकते हैं जी। एक बारी सारा तुसी पदांक्ष नूं एक बारी गंधाक्ष नूं पढ़ लेना है तो फिर जो नीचे क्वेश्चन हैं उन्होंने आप उन्हां दे आंसर देने हैं जी। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपने को सी जी लेखक के अनुसार ये संसार पानी का बुदबुदा है। हाँ या ना में आंसर देना था तो पहले का आंसर आएगा हाँ, लेखक के अनुसार संसार पानी का बुदबुदा है। नेक्स्ट अपने को है जी लड़की को किस बात का खेद था? पैराग्राफ दे विच ही है। लड़की को अपने बनाए हुए रेत के भाड़ के टूट जाने का खेद था। ठीक, आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी लेखक ने किसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है? तो आंसर लिखना है जिसने लात मारकर भाड़ को तोड़ा था, लेखक ने उसे परमात्मा का केवल साधन मात्र कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी अपने को जी जो क्षणिक शब्द का अर्थ अधिक समय तक, ये सही या गलत? है अपने को गलत है जी। क्षणिक का अर्थ होता है थोड़े समय तक रहने वाला, क्षण भर रहने वाला उसको क्षणिक बोलते हैं जो थोड़े समय के लिए रहता है। पर यहाँ पे लिखा है अधिक समय तक जो कि एक गलत स्टेटमेंट है जी। नेक्स्ट है जी जो अपना गद्यांश है उसका उचित शीर्षक क्या होगा? तो तुसी 2 लिख सकते हो क्षण भंगूर संसार या संसार की सच्चाई, दोवां विचों कोई भी तुसी ये लिख सकते हो। तो आओ हुण आपां जो नैक्सट क्वेश्चन है वो देखते हैं जी। इस हुण आपां हुण जो सारे ही जो गद्यांश दे विच क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कर लए हैं। तो आओ नैक्सट देखते हैं जी। निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर दें। पहले है दंड शब्द का निम्नलिखित में से सही वर्ण विच्छेदन चुने। तो दंड का आ जाएगा घ ऑप्शन ए वाला आ जाएगा जी अपने को। अगला है जी मिलान करना है। ए का वर्ण विच्छेदन अपने को किस तरह आ जाएगा? ए आ जाएगा कक्षा का वर्ण विच्छेद इस तरह होता है। अगला है जी तत्सम शब्द अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो उसका तद्भव शब्द होगा आग। शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो वो होते हैं जी जो शुरू में आते हैं उपसर्ग। मूल शब्द अपेक्षित का सही प्रत्यय क्या है? तो अपेक्षित का जो सही प्रत्यय है वो है अपेक्षा प्लस इत। डैश चिन्ह को कोष्टक चिन्ह के अंदर रखा गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी विस्मय बोधिक, सेकंड वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो नैक्सट अपने को है जी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 वाक्य में दे। ये देखो 4 क्वेश्चन हैं तो लिए मैं सारे ही क्वेश्चन किए हैं। इस तरह ही भाग ख दे विच भी अपने को निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 4 वाक्य में। तो मैं लिए सारे ही क्वेश्चन एक किए हुए हैं जी। तो एक एक करके आप सारे ही क्वेश्चन के आंसर देखा। तो क्योंकि पूरा ही जो पेपर 80 नंबर का पेपर तुहाडे लिए सॉल्व किया गया है। तो उस तो पहला आप क्वेश्चनस करने तो पहला आप ये वाला क्वेश्चन देख लेने हैं जी। निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करना है। तो तुहाडे लिए मैं सारे ही जो 8 के 8 हैं वो किए हैं जी। तो आओ एक एक करके इन्हां दे आंसर देखते हैं। तो उस तो बाद फिर आप जो पत्र है वो देखांगे। तो उस तो बाद जो अनुच्छेद लिखना है वो अपने को लास्ट में आएगा। तो एक एक करके हुण आपां सारे ही क्वेश्चन देखते हैं। पूरे का पूरा पेपर तुहाडे लिए सॉल्व किया गया है, इसलिए चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर रखना है तो वीडियो नूं अंत तक जरूर देखना है जी। तो आओ हुण आपां जो क्वेश्चन अपने को रह गए हैं उन्हां दे आंसर देखते हैं जी। और हुण आपां देखते हैं जी जो पंजाबी विच दिता है उसनूं इंग्लिश विच किस तरह लिखना है। पहला है जी पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ विच है।
पंजाब यूनिवर्सिटी में लिखना है विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में है। अगला है जी अपने को दिवाली कत्तक दी मस्या दी रात नूं मनाई जाती है। दिवाली कत्तक नूं लिखना है कार्तिक माह की अमावस्या की रात को मनाई जाती है जी। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। इतिहासिक स्थानां दी यात्रा नाल साडे ज्ञान दे विच वाधा हुंदा है। ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। अगला है जी 26 जनवरी और 15 अगस्त साडे कौमी त्यौहार हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट है जी अगला अपने को इस तरह है, साडे हृदय विच अपनी माँ बोली लिए प्यार होना चाहिए है। हमारे हृदय में अपनी मातृभाषा के लिए प्रेम होना चाहिए। तो नेक्स्ट इस तरह है जी अपने को मिठास अते निम्रता सारे गुणों का निचोड़ है। मधुरता और विनम्रता सभी गुणों का सार है। घर वांग स्कूल विच भी सफाई बहुत ज़रूरी है। घर की तरह स्कूल में भी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट अपने को है जनसंख्या दे वधन दे नाल बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ रही है। आ हुण सुन आप नैक्सट देखते हैं जी। आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं जी। तो पहला क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, रैपलिंग का क्या अर्थ है। रैपलिंग का अर्थ है उसी चट्टान अथवा हिमखंड से एक नायलन की रस्सी के सहारे कुछ ही क्षणों में नीचे आना। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन है जी, ग्राहकों को किस तरह अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। रेडियो तथा टेलीविज़न पर विज्ञापनों के द्वारा ग्राहकों को अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, शिवाजी पर स्त्री को कैसे मानते थे। तो शिवाजी पर स्त्री को माँ के समान मानते थे। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पवन देव ने ऑक्सीजन कम होने का क्या कारण बताया। पवन देव ने बताया कि बढ़ती आबादी व बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण के वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नीरू की माँ उसे घर के काम करने से क्यों रोकती थी। नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी। वह उसे घर का कोई काम नहीं करने देती थी। वह नीरू से कहती थी कि तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी है। तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतों के हैं। तुम्हारे हाथ तो इतने सुंदर हैं, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल हैं। इन 5 उंगलियों में मैं 5 अंगूठियां डालूंगी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जी, नैरोबी के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी परेशान क्यों हो गई। नैरोबी के अस्पताल में आए पत्र को पढ़कर पत्नी इसलिए परेशान हो गई क्योंकि ये पत्र उसके पति का था जो कि बहुत बीमार था। रंग भेद के कारण पहले उसे यूरोपियन लोगों ने अस्पताल में जगह नहीं मिली, परंतु बाद में कुछ कहलवाने पर स्थान तो मिला, पर इस अनावश्यक विलंब के कारण रोग बेकाबू या काबू से बाहर हो गया था। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। अब उसके बचने के आसार बहुत ही कम थे। ऐसे समय में उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सता रही थी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें अगला क्वेश्चन है जी, शाम को चिड़िया लेखक के कमरे में कैसे पधार जाती थी। शाम को देर तक लेखक के कमरे का दरवाज़ा खुला रहता था। लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। लेखक के किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे में पधार जाती थी। तो आओ उसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। इसमें अगला क्वेश्चन है जी, नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं। नशा करने से वास्तविकी, फेफड़े का कैंसर, हेपेटाइटिस बी और HIV एड्स आदि भयंकर बीमारियां होती हैं जी। तो आओ हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, वन किस प्रकार हमारे लिए लाभकारी हैं। वन हमारे लिए अनेक प्रकार से लाभकारी हैं।
वन हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं जो हमारे जीवन का आधार है। वन हमें खाने के लिए तरह तरह के फल देते हैं। वन हमें गर्मी में बचने के लिए छाया देते हैं। नेक्स्ट है जी अपने को, वन वर्षा लाने में सहायक सिद्ध होते हैं। वन धरती को उपजाऊ बनाए रखने के लिए भी कई प्रकार से सहायक सिद्ध होते हैं जी। तो आओ सुनो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है? पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है कि मानव जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता और ना ही अपना पराया देखा जाता है। उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है। यही पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य है। तो आओ सुनो पा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है जी, नीम की ईंट पाट के आधार पर बताएं कि समाज की आधारशिला क्या होती है। तो आंसर लिखना है जी, बेनीपुरी जी ने नीम की ईंट की भांति मूक बलिदान देने वाले व्यक्तियों को ही समाज की आधारशिला माना है। ऐसे व्यक्ति समाज की उन्नति के लिए और समाज को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए चुपचाप अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं। बलिदान का लाल सेहरा पहनने वाले ऐसे लोगों को ही बेनीपुरी जी ने समाज की आधारशिला माना है, जो चुपचाप अपना बलिदान कर देते हैं जी। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। तो इसमें अगला क्वेश्चन है जी, आशुतोष के किन कथनों और कार्यों से संकेत मिलता था कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। तो आंसर लिखना है, आशुतोष के व्यवहार की बहुत सी बातें से संकेत मिलता है कि उसने पाजेब नहीं चुराई थी। जैसे पाजेब गुम होने का पता चलने पर वह स्वयं ही ट्रंक व बक्से के नीचे घुसकर ढूंढने में सहायता कर रहा था। अनेक प्रश्न पूछने जाने पर कभी हाँ और कभी ना में उत्तर दे रहा था। दबाव में आकर पतंग वाले का और चुन्नू का नाम ले तो दिया, लेकिन उसके बाद उसके पास पूछने जाने के लिए टाल मटोल कर रहा था। इन बातों से उसकी बेगुनाह होने का सबूत मिलता है। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इस तरह है जी, आपको शहीद मदन लाल ढींगरा के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? मदन लाल ढींगरा का सारा जीवन एक प्रेरणा है। संपन्न परिवार से होने पर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को वह नहीं भूले। भारतीयों पर हुए अत्याचारों का बदला लेने के लिए उन्होंने कई क्रांतिकारी लोगों से संपर्क किया। वह बहुत हिम्मती थे। करजन वायली को मारकर भी वह वहां से भागे नहीं। मदन लाल ढींगरा उच्च दर्शकों के स्वामी थे। वह भारतीय संस्कृति के मूल्यों को अनुपालन करना भी खूब जानते थे। मदन लाल ढींगरा ने कहा कि गुलामी राष्ट्रीय देवता का अपमान है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूँगा जब तक भारत स्वतंत्र न हो जाए। इसलिए हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर अपने मन में देश प्रेम रखना चाहिए। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। शिवाजी का सच्चा स्वरूप पाठ के आधार पर शिवाजी का चित्रण कीजिए। शिवाजी एक मराठा वीर थे। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े तथा अनेक किलों का निर्माण करवाया। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करते थे। जब उनके सैनिक कल्याण प्रांत जीतकर लौटे तो वह पैदल चलकर उनका हालचाल पूछने के लिए गए। शिवाजी हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं करते समझते थे। वह एक सच्चे स्वराज की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी अच्छे चरित्र वाले थे। वह सभी स्त्रियों का सम्मान करते थे। वह पर स्त्री को माँ के समान समझते थे। स्त्रियों की इज्जत ना करने वालों को वह घृणा की दृष्टि से देखते थे और उन्हें किसी भी प्रकार की घृणित कार्य करने के लिए दंड भी दिया जाता था। इस प्रकार शिवाजी अच्छे चरित्र की एक बेजोड़ उदाहरण थे। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं जी। तो आओ नेक्स्ट अपने को
तो आओ इस पत्र ਨੂੰ देखते हैं। पत्र है जी, अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टियों में अपने घर बुलाने का निमंत्रण पत्र लिखें। तो पहला तुसीं इस जगह अपनी सहेली का एड्रैस लिख देना है, डेट पा देनी है। तो सहेली का नाम इत्थे तुहाडी अंजू है। प्रिय सहेली अंजू, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारे पत्र को पढ़कर खुशी हुई है कि तुम मुझे याद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली अपने मामा मामी के पास एक शादी में गई थी तो वहीं तुमसे मेरी मित्रता हुई थी। तुम्हारे पापा ने हमें लाल किला, कुतुब मीनार तथा चांदनी चौक की सैर करवाई थी। सखी, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बार सर्दियों की छुट्टियों में मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। तुम्हारे साथ पाकर मैं छुट्टियों का आनंद और भी बढ़ जाएगा। मेरे पापा की भी इन दिनों छुट्टियां होती हैं, इसलिए वह हमें रोज़ गार्डन, आर्ट गैलरी, सुखना झील, रॉक गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय आदि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों की सैर करवाएंगे। देखो, मना मत करना मेरी अच्छी सहेली, तुम जरूर आना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारी प्यारी सहेली। तो इत्थे तुसीं अपना नाम लिख देना है जी। तो आओ सुनो ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ पेपर ਵਿੱਚ करना है जी। तो लेटर अपने को है जी, अपने को अपने चाचा जी को शहर में क्रिकेट मैच हो रहा है। आपके चाचा जी के शहर में क्रिकेट का मैच हो रहा है, आप उसे स्टेडियम में देखना चाहते हैं। आप अपने चाचा जी से आग्रह कीजिए कि वह आपको ये मैच दिखाएं। तो इत्थे तुसीं पहला अपने चाचा जी का एड्रैस, फिर डेट। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आपको तो पता है कि आपके शहर मोहाली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक दिवसीय क्रिकेट मैच, ये डेट लिखी हुई है, को होना तय हुआ है। मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक़ है। मैं जानता हूँ कि आप भी ये मैच ज़रूर देखेंगे। मैंने पहले कभी भी स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच नहीं देखा है। पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था कि जब अगली बार कभी मोहाली में क्रिकेट मैच होगा तो तुम्हें मैं मैच ज़रूर दिखाएंगे। तो आगे देखते हैं जी। जब आप इस मैच की टिकटें लेने जाएं तो मेरे लिए भी एक टिकट जरूर ले लेना। मैंने मम्मी और पापा से इसकी आज्ञा ले ली है। सच, मैं तो अभी से स्टेडियम में बैठकर क्रिकेट मैच देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ। मैं मैच में एक दिन पहले ही आपके पास पहुँच जाऊँगा। मैं, अभिषेक, रीना और आप इकट्ठे ही मैच देखने जाएंगे। चाची जी को मेरा प्रणाम। दीपक और ज्योति को प्यार, आपका भतीजा। तो इत्थे तुसीं अपना नाम लिख देना है जी। तो आओ हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी। नैक्सट आपां हुण कर रहे हैं जी अनुच्छेद। तुहाडे लई मैं 2 अनुच्छेद कीते हैं। पेपर विच तुसीं इन्हां दोवां विचों कोई भी एक कर सकते हो जी। पहला है जी, हिंदी भाषा की उपयोगिता। आज जन साधारण ही ये मानसिकता बन चुकी है कि केवल अंग्रेजी सीखकर ही हम उन्नति कर सकते हैं, जबकि सच ये है कि हिंदी भाषा के बल पर भी हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। इसके लिए हिंदी भाषा का समुचित ज्ञान अपेक्षित है। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी विषय व हिंदी माध्यम के आधार पर उच्च शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। आज देश में विभिन्न मंत्रालयों, आयोगों, बैंकों, संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हिंदी माध्यम से परीक्षा देने का विकल्प उपलब्ध है। हिंदी माध्यम से शिक्षा, जनसंचार, जनसंचार, मीडिया, दूरदर्शन, सिनेमा आदि क्षेत्रों में से भी जुड़ा जा सकता है। आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपने पांव पसार चुकी हैं और जो अपने उत्पादों को बेचने व बढ़ावा देने के लिए हिंदी का सहारा ले रही हैं, क्योंकि हिंदी भारत के संपर्क भाषा का काम करती है। विश्वीकरण के कारण आज हिंदी अनुवादकों की भी मांग बढ़ रही है। बढ़ती नेटवर्किंग के कारण भी आज हिंदी की उपयोगिता है। तो आओ उसको नेक्स्ट देखते हैं जी। जो अनुच्छेद है वो अपने को है जी, दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। दहेज का अर्थ है ऐसी संपत्ति जो विवाह के अवसर पर वधू पक्ष की ओर से वर पक्ष को दी जाती है।
दहेज की ये प्रथा दुनिया में अनेक देशों में है, किंतु भारत में ये अधिकांश कृति के रूप में विद्यमान है। प्राचीन समय में लड़की के माता पिता अपनी खुशी, श्रद्धा व समर्था के अनुसार अपनी बेटी को उपहार स्वरूप जरूरत की चीज़ें देते थे, किंतु आज दहेज की परंपरा इतना विकृत रूप धारण कर चुकी है कि ये समाज पर कलंक बन गई है। वर पक्ष वाले वधू पक्ष वालों से मुंह मांगी चीज़ें मांगते हैं। यदि वधू पक्ष वाले अपनी मांगों को पूरा ना करते तो उनको प्रताड़ित किया जाता है, यातनाएं दी जाती हैं। कुछ लोगों को इतने क्रूर होते हैं कि वह दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़की की हत्या करने से नहीं चूकते। नेक्स्ट है जी अपने को, कुछ वर पक्ष वाले बिना दहेज के भी लड़की को स्वीकार करते हैं, किंतु ऐसे लोग नामात्र ही हैं। अंत आज के युवाओं को अपनी सोच बदलनी होगी, लड़की की भावनाओं को समझना होगा, लड़की का सम्मान करना होगा और लड़की वालों को भी अपनी लड़की को अधिकारिक पढ़ाकर अपने पांव पर खड़ा करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को दहेज ना देने और ना लेने की कसम खानी होगी। तो होप है स्टूडेंट ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ जो क्वेश्चन करवाए हैं अच्छी तरह समझ लग गए होंगे। जेकर वीडियो ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छी लगी है तो इसनों लाइक और शेयर जरूर करना है जी। मेरे चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब करके बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना है ਤਾਂ ਜੋ मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला मिल सके। तो ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ एक नवीं वीडियो ਵਿੱਚ एक नवीं जानकारी लैके। उदों तक ਲਈ धन्यवाद।